अ डॉक्टर्स जनरल एंट्री अगस्त 6 1945। अब ये डेट तो आपको मालूम ही होगी कि जापान के ऊपर जो है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया गया था। तो एक बॉम्ब 6 तारीख को गिराया गया था और दूसरा जो है कि 9 तारीख को गिराया गया था। और यहाँ पे आप दृश्य देख सकते हो। तो देखते हैं पोएट के बारे में पहले, और थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है इस पोएम के बारे में वो भी देखेंगे। विक्रम सेठ 20 जून 1952 टिल प्रेजेंट वॉज बॉर्न इन कैलकाटा। यानी कि जो किताब जब लिखी जा रही है तब ये अभी तक जो है जीवित है। और इनकी पैदाइश कब हुई है? 20 जून 1952 को। इनका जन्म जो है कलकत्ता में हुआ था। हिज फादर वॉज एन एग्जीक्यूटिव ऑफ बाटा शूज एंड हिज मदर लीला सेठ, अ बैरिस्टर बाय ट्रेनिंग, became the first female judge of the Delhi High Court and first two women to become the Chief Justice of a state High Court in India। इनके पिता कौन हैं? बाटा शूज के जो है कि उसके एक एग्जीक्यूटिव हैं, यानी कि कार्यकारी हैं। एंड हिज मदर, उनकी जो माता है लीला सेठ, ये बैरिस्टर हैं और ट्रेनिंग की प्रशिक्षण से ये बैरिस्टर बनी हैं। और ये पहली महिला जज बनी है दिल्ली हाई कोर्ट की, और पहली महिला भी हैं चीफ जस्टिस बनी है किसी स्टेट के हाई कोर्ट की इन इंडिया। सेठ वॉज एजुकेटेड एट द डून स्कूल इन देहरादून। सेठ का कहाँ पे भाई पढ़ाई लिखाई हुआ है? तो इनका जो पढ़ाई लिखाई हुआ है वो देहरादून के दून स्कूल में हुआ है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज टीचर द माउंटेनियर गुरदयाल सिंह। ये प्रभावित हुए किससे? अपने शिक्षक से। और इनके जो शिक्षक हैं वो कैसे हैं? माउंटेनियर, यानी कि उन्होंने पर्वत चढ़ा है, पर्वतरोही हैं वो गुरदयाल सिंह, तो उनसे ये बहुत प्रभावित हुए। अकॉर्डिंग टू लीला सेठ, गुरदयाल सिंह गाइडेड विक्रम इन मेनी वेज। लीला सेठ यानी कि उनकी माता के हिसाब से गुरदयाल सिंह, जो कि गुरु हैं, टीचर हैं विक्रम सेठ के, तो उन्होंने जो है कि मार्गदर्शन किया है विक्रम का बहुत सारे तरीके से। इनकरेज्ड हिम टू एप्रिशिएट वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक एंड इंस्टिल्ड इन हिम अ लव ऑफ एडवेंचर एंड डेयरिंग। तो क्या क्या किया? पश्चिमी वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, जो शास्त्रीय संगीत है, उसकी सराहना के लिए, उसके प्रेम के लिए जो है कि उनको वो प्रेम उनके अंदर भरा और प्रोत्साहित किया कि उनके अंदर क्या आए? साहस आए, और साहस के प्रति प्रेम आए, एडवेंचर आप समझ सकते हो, एंड डेयरिंग, इन सब के प्रति। सिंह डिस्क्राइब्ड सेठ एज एन इनडिफैटिगेबल वर्कर। इनडिफैटिगेबल का मतलब होता है कि जो व्यक्ति कभी भी हार ना माने, नेवर गिविंग अप, निरंतर काम करने वाला, हार ना मानने वाला, जिसके अंदर हमेशा ऊर्जा रहती है, उसको बोलते हैं इनडिफैटिगेबल। तो ऐसा वर्कर मानते हैं। और ये सिंह कौन है? सिंह कोई और नहीं, गुरदयाल सिंह है, जो विक्रम सेठ की तारीफ कर रहे हैं इस तरीके से। हु पुट इन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अदर स्फीयर्स ऑफ स्कूल लाइफ, ड्रामेटिक्स, इन डिबेटिंग, इन फर्स्ट एड, इन म्यूजिक एंड इन एडिटिंग। अब देखो कितना कुछ किया जिन्होंने स्कूल के लाइफ में, दूसरे स्फेयर्स का मतलब होता है अलग अलग क्षेत्र में, ड्रामा वगैरह, नाटक वगैरह करना, डिबेट करना यानी कि वाद विवाद करना, बहस करना किसी चीज में, फर्स्ट एड जो प्राथमिक चिकित्सा होती है उसमें, म्यूजिक में, एडिटिंग में, इन सब में जो है कि बहुत सारी ऊर्जा लगाई, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्होंने लगाया बाकी चीजों में भी। After graduating from Doon, Seth went to Tonbridge School, England to complete his A level। अब दून जो है ग्रेजुएट होने के बाद कहाँ गए? जब दून से ग्रेजुएट हो गए तो ये सेठ जो है कहाँ जा रहे हैं? टॉनब्रिज स्कूल जा रहे हैं इंग्लैंड में, ताकि वो अपना A लेवल कंप्लीट कर सकें, आगे की पढ़ाई भाई। ही हैज़ वॉन सेवरल अवार्ड सच एज पद्मश्री, साहित्य अकेडमी अवार्ड, प्रवासी भारतीय सम्मान, WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड एंड क्रॉस वर्ल्ड बुक अवार्ड। ये सारे अवार्ड के नाम हैं जो कई तरह के अवार्ड इन्होंने जीते हैं। सेट्स कलेक्शन ऑफ पोएट्री सच एज मैपिंग्स, ये एक पोएम का नाम है मैपिंग्स, एंड बीस्टली टेल्स आर नोटेबल कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश लैंग्वेज पोएट्री ट्रेजर।
अब यहाँ पे सेठ ने जो मैपिंग्स और बीस्टली टेल्स जैसी कविता वगैरह जो इसका जो संग्रह दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है इसका इसका इन दोनों कविताओं का खजाने के अंदर डाला है, पोएट्री ट्रेजर में, इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज के, यानी भारत का जो अंग्रेजी भाषा है उसकी कविता के खजाने में इन्होंने जो अपने 2 कविताएं डाली हैं, मैपिंग और बीस्टली टेल्स, ये नोटेबल यानी पॉइंट आउट करने वाला योगदान है, बिल्कुल सराहनीय कह सकते हो। सेठ डिवाइड्स हिज टाइम बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड इंडिया। सेठ अपना समय जो है यूनाइटेड किंगडम और भारत के में बांटते हैं, मतलब दोनों जगह पे समय बिताया। वेयर ही हैज़ अ फैमिली इन होम इन नोएडा उत्तर प्रदेश, जहाँ पे उनका अपना एक खुद का परिवार था, घर था, नोएडा में उत्तर प्रदेश में। द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन 1990 एंड रिफ्लेक्ट अपॉन द मिजरेबल पिक्चर ऑफ वॉर। अब ऊपर जो था वो आप देख रहे थे कवि के बारे में, है ना, जो आपके पोएट हैं उनके बारे में आपने देखा। आप देखो यहाँ पे पोएम के बारे में कि ये पोएम जो है पब्लिश हुई है कब, 1990 में, और ये क्या रिफ्लेक्ट करती है, ये दिखाती दर्शाती है। मिजरेबल का मतलब होता है दुखद, कह सकते हो, है ना, दुखद, या कह सकते हो दयनीय तस्वीर को दिखाती है, जो कि पिक्चर है किसका, वॉर का, यानी जंग के बाद जो दृश्य होता है उसको दर्शाती है, रिफ्लेक्ट करती है। अ डॉक्टर्स जनरल एंट्री फॉर अगस्त 6, 1945 एन एंटी वॉर पोएम। देखे, अब पोएम पढ़ने से पहले आपको पता है कि ये एक युद्ध विरोधी कविता है, यानी कि युद्ध की निंदा करने वाली कविता है कि युद्ध अच्छी चीज नहीं है। डिस्क्राइब्स द हॉरर इन द आफ्टरमैथ ऑफ एन एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजन। और ये परमाणु बम का जो विस्फोट हुआ था उसके बाद का जो हॉरर, भयावहता है, दृश्य है, उसको ये दिखाती है। दिस ट्रेजिक पोएम डिपिक्ट द फ्राइटफुल कंडीशन ऑफ द सर्वाइवर ऑफ द एटॉमिक एक्सप्लोजन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन हिरोशिमा, जो कि जापान में है, ड्यूरिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर II ऑन 6 अगस्त 1945। तो ये जो आपका पोयम है, ट्रेजिक पोयम है, दुखद कविता है, तो ये जो दुखद कविता है ये फ्राइटफुल कंडीशन बताती है, उन लोगों की दयनीय और भयावह स्थिति को बता रही है जो सर्वाइवर है, जो बच गए हैं एटॉमिक एक्सप्लोजन में। और एटॉमिक एक्सप्लोजन यूनाइटेड स्टेट के द्वारा किया गया था हिरोशिमा यानी कि जापान के ऊपर, इस जगह पे। और ऐसा इसलिए किया गया था कि उस समय जापान ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया था, जो है कि पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया था, तो उस समय यूनाइटेड स्टेट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था, तो इसके बदले में उन्होंने ऐसा किया था। ड्यूरिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर बिल्कुल एंड होने का टाइम था, एंड 6 अगस्त 1945 का है ये। तो ये जो पोएम है तो पूरा उसी को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा पोएम शुरू होता है। अब पोएम शुरू हो रहा है तो कह रहा है, द मॉर्निंग स्ट्रेस्ड काम ब्यूटीफुल एंड वार्म। जो सुबह है वो कैसी है, बिल्कुल फैली हुई कैसी है, शांत है। सुबह को जब आप उठते हैं तो आप देखते हैं कि गाड़ी मोटर ज़्यादा नहीं चल रही है, बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं है, बिल्कुल शांति मिलती है, काम रहता है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत भी दिखता है। सुबह की रोशनी जो पड़ती है उसकी बूंदें वगैरह दिखाई देती है, जैसा मौसम रहेगा वैसा नज़ारा आपको दिखाई देता है। स्प्रॉलिंग हाफ क्लैड। अच्छा, स्प्रॉलिंग हाफ क्लैड का मतलब होता है अंगड़ाई लेते हुए, आधे कपड़ों में। आधे कपड़ों का मतलब होता है कि जैसे कि आदमी सोता है तो हल्के कपड़ों में सोता है मोस्टली, देखोगे तो कुछ लोग लुंगी, कुछ लोग धोती, कुछ लोग हाफ पैंट इस तरह से पहन के सोते हैं, तो वैसे ही अंगड़ाई लेता हुआ। आई गेज्ड आउट एट द फॉर्म, यानी मैं बाहर निहार रहा था फॉर्म में, यानी आकृतियों को, किस चीज़ के, ऑफ शिमरिंग लीव्स एंड शैडोज। सडनली अ स्ट्रॉन्ग फ्लैश देन अनदर स्टार्टल्ड मी। तो आखिर ये देख क्या रहा है, शिमरिंग लीव्स यानी चमकती हुई पत्तियां दिख रहा है, और शैडोज परछाइयां दिख रहा है। पत्तियां चमकती हैं, उसकी बूंदे उसके ऊपर रहती हैं, शबनम की बूंदे तो और ज़्यादा चमकती हैं, और परछाइयां देख रहा था। तभी सडनली, सुबह का वक्त था, सडनली एकाएक हुआ क्या, एक स्ट्रॉन्ग फ्लैश, यानी कि एक बहुत मतलब कह सकते हो मजबूत, खतरनाक जो है कि चमक, फिर अनदर यानी दूसरी चमक, स्टार्टल्ड में यानी कि मुझे चौंका दिया। आई सॉ द ओल्ड स्टोन लैंटर्न ब्राइटली।
पत्थर की जो लालटेनें होती हैं वो वहाँ जापान में हुआ करती हैं, तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल चमक के साथ जो है कि जलने लगी। मैग्नीशियम फ्लेयर्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्या यानी कि क्या ये मैग्नीशियम से निकलने वाली लपटें हैं? जैसे मैग्नीशियम को हम लोग क्रैकर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत तेज चमक निकलती है। तो यहाँ पे ये खुद से अभी सवाल ही कर रहा था, वाइल आई डिबेटेड इट, डिबेटेड यानी मनोमन ये सोच ही रहा था कि क्या ये मैग्नीशियम फ्लेयर्स हैं जो इतनी तेजी के साथ जल रही हैं। द रूफ यानी छतें, द वॉल्स यानी कि दीवारें, एंड एज इट सीम्ड और ऐसा लगता था कि द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया कोलैप्स्ड यानी कि तबाह हो गई हो, बिखर गई हो इन टिम्बर एंड डेब्रिस। टिम्बर बोलते हैं इमारती लकड़ी, यानी जिससे कि घर मकान बनाए जाते हैं। जापान में भूकंप ज़्यादा आता है तो वहाँ पे टिम्बर की लकड़ियों से वहाँ पे लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं, तो जो कि भूकंप को सह सकते हैं। तो यानी कि टिम्बर और डेब्रिस, डेब्रिस माने कचरे में, कूड़े में जो है कि पूरा का पूरा जो दुनिया है वो कोलैप्स हो गया हो, डस्ट स्वर्ल्ड। अब देखो जब कोई बिल्डिंग वगैरह गिरती है, देखा होगा बम वगैरह लगा के गिराते हैं, कहीं पे कोई जो है कि अवैध बिल्डिंग वगैरह होती है तो चारों तरफ धूल घूमने लगती है। तो डस्ट स्वर्ल्ड अराउंड में, मेरे चारों ओर क्या हो रही थी? धूल मेरे चारों तरफ घूमने लगी। इन द गार्डन नाउ, अब मैं कहाँ पे आ गया? मैं गार्डन के अंदर आ गया। एंड वियर्ड, और देखो कि कितनी चौंकाने वाली बात हुई, माई ड्रावर्स, ड्रावर्स यानी जो जंघिया होता है, हाफ पैंट होता है वो, एंड अंडर शर्ट, अंडर शर्ट यानी जो बनियाइन होता है ऊपर पहनते हैं, शर्ट के नीचे गंजी, वो डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड का मतलब वो होता है गायब हो जाना, वो गायब हो गई। कपड़े इसके गायब हो गए, जो एक तो हाफ क्लैड था आपने देखा ही, तो वो कपड़े भी इसके गायब हो गए। आई स्प्लिंटर जेटेड फ्रॉम माई मैंगल्ड थाई, स्प्लिंटर का मतलब होता है टुकड़ा, जेटेड मतलब होता है निकला, फ्रॉम मतलब से, कहाँ से? मैंगल्ड थाई, मेरी जख्मी थाई से। यहाँ जो आप देख रहे हो कि कपड़े वगैरह जो डिसअपियर हो गए हैं, तो जब यहाँ पे परमाणु बम का विस्फोट किया जाता है, न्यूक्लियर बम का, तो 10⁻7 केल्विन तक टेम्परेचर चला जाता है। तो इसकी जद में जो कुछ भी आता है ये सबको जलाकर राख कर देता है, तो इसलिए उसके कपड़े वगैरह गायब हो गए थे। तो यहाँ पे आगे कह रहा है कि एक टुकड़ा निकला उसके जख्मी थाई से, थाई मतलब होता है जंघा। माई राइट साइड ब्लड, यानी कि दाहिनी तरफ से जो है कि खून निकल रहा था। माई चीक वॉज टॉन, यानी कि जो गाल था वो क्या हो गया था? फट गया था। एंड आई, और मैं, डिसलॉज्ड, डिसलॉज्ड का मतलब होता है निकालना, निकाला। डिटैचेडली, डिटैचेडली का मतलब होता है जैसे कि एहसास ही ना हो, जैसे आदमी जो है कि अलग हो जाता है, टूट जाता है किसी से, तो वैसे डिटैचेडली बिल्कुल बिना एहसास के मैंने निकाला। क्या निकाला? अ पीस ऑफ ग्लास, यानी कांच का एक टुकड़ा निकाला। तो अब ये कांच का टुकड़ा वो कहाँ से निकालेगा? आपने देखा ना अभी कि उसका वो जंघा घायल हो गया था, तो वहीं से जो है कि इसने जो है कि निकाला। अरे सॉरी, यहीं पे है, स्प्लिंटर जेटेड फ्रॉम मैंगल्ड थाई, तो उस थाई में से इसने क्या निकाला? एक कांच का टुकड़ा निकाला जो कि आके उसको लग गया होगा। ऑल द टाइम वंडरिंग व्हाट हैड कम टू पास, कि आखिर हुआ क्या है। मैं बस यही आश्चर्यचकित होकर वो सोच रहा था कि आखिर हुआ। वेयर वॉज माई वाइफ, मेरी बीवी कहाँ है? अलार्म्ड, अलार्म्ड मतलब होता है यहाँ पे चौंक के, चौंक गया वो एकाएक, मतलब उसको सोचा, दिमाग में आया, चौंक गया, और चौंकने के साथ वो कह रहा है कि कहाँ है मेरी बीवी। आई गेव अ शाउट, मैं चिल्लाया। वेयर आर यू, ये कोसैन, कहाँ हो तुम? ये कोसैन, ये कोसैन यानी कि मेरी बीवी, और मतलब उसकी बीवी का नाम है ये कोसैन, कि तुम कहाँ हो? माई ब्लड गज्ड आउट, अब यहाँ पे जो है कि गज्ड आउट यानी कि ब्लड जो है कि काफ़ी रफ्तार से, काफ़ी तेज़ी से, गज्ड आउट मतलब तेज़ी से बाहर निकला। द आर्टरी इन माई नेक, क्या आर्टरी है मेरे गर्दन में जो, यानी कि जिससे खून जाता है, वो वाली नसें हैं। स्केयर्ड फॉर माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए बिल्कुल डरा। आई कॉल्ड आउट, मैं चिल्लाया। पैनिक स्ट्रिकन टू माई वाइफ, तो पैनिक स्ट्रिकन मतलब बिल्कुल घबरा के मैं चिल्लाया। किसको चिल्लाया? अपनी बीवी को। तो देखो यहाँ पे अपनी बीवी को चिल्लाया। तो पेल यानी कि बिल्कुल पीली पड़ी हुई, ब्लड स्टेन्ड यानी खून से लथपथ, फ्राइटेंड यानी कि बिल्कुल डरी हुई,
ये क्वेश्चन इमर्ज यानी कि उसकी बीवी सामने प्रकट हुई, सामने आई। होल्डिंग हर एल्बो, अपना जो है केहूनी पकड़े हुए आई। वी विल बी फाइन, हम लोग सब ठीक हो जाएंगे। आई आस्क्ड, यानी कि मैंने उससे कहा। लेट्स गेट आउट क्विकली, चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं। दोनों मियाँ बीवी स्टम्बलिंग टू द स्ट्रीट, स्टम्बलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए गलियों में। अब हालत इतने बदतर हैं तो सही तरीके से तो चल नहीं पाएंगे, तो लड़खड़ाते हुए वो दोनों गलियों में निकले। वी फेल, हम गिर गए। ट्रिप्ड बाई समथिंग एट आवर फीट, ट्रिप्ड का मतलब होता है टकरा जाना, टकरा गए किसी चीज से, जो कि चीज कहाँ लगी, हमारे पैरों से लगी, तो हमारे पैर उस चीज से लगा और हम गिर गए। आई गैस्प्ड आउट, मैं बिल्कुल हाँफ गया। When I saw it was a head, जब मैंने ये देखा कि हम जिस चीज से टकराए हैं दरअसल वो है क्या, वो एक खोपड़ी है। एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पे एक्सक्यूज मी प्लीज एक्सक्यूज मी का मतलब अरे भैया माफ करना गलती हो गई, है ना। ही वॉज डेड, लेकिन ऑलरेडी वो कैसा था, वो तो एक मरा हुआ व्यक्ति था जिससे इनके पैर जिसकी खोपड़ी से टकराए थे। अ गेट हैड क्रश्ड हिम, एक दरवाजा उसके ऊपर गिर गया था और दरवाजे ने उसको क्रश कर दिया था, मतलब कुचल दिया था। देयर वी स्टूड, वहां हम खड़े थे। एफ्रेड यानी कि डरे हुए। अ हाउस स्टैंडिंग बिफोर अस टिल्टेड, एक घर था जो हमारे सामने खड़ा था, यानी सीधा खड़ा था वो घर, वो क्या हुआ, टिल्ट हुआ थोड़ा सा। टिल्ट होना का मतलब होता है झुकना। स्वेड, स्वेड का मतलब होता है हिला, है ना, दाएं बाएं हिला। और फिर उसके बाद क्या हुआ, टॉपल्ड एंड क्रैश्ड, टॉपल्ड मतलब धड़ाम से जमीन पे वो घर गिरा और पूरा का पूरा क्रैश हो गया, तबाह हो गया। फायर स्प्रैंग अप इन द डस्ट, यानी कि आग की लपटें उठने लगी, किसमें, धूल में। और ऐसा क्यों है, क्योंकि वहां पे पहले ही हम लोगों ने देखा कि जापान के अंदर ज्यादातर कैसे मकान हैं, लकड़ी के मकान हैं। स्प्रेड बाय द विंड, यानी जो आग की लपटें थी वो तो उठ ही रही थी डस्ट के अंदर और वो फैल रही थी तेज हवाओं की वजह से। इट डॉन्ड ऑन अस वी मस्ट गेट टू द हॉस्पिटल, अब ये चीज जो है कि दिमाग में स्टक किया, डॉन्ट का मतलब शाम होता है, लेकिन यहाँ पे स्टक करना है कि ये दिमाग में ख्याल आया कि वी मस्ट गेट टू द हॉस्पिटल, हमें कहाँ जाना चाहिए, अस्पताल जाना चाहिए। वी नीडेड एड, हमें किसकी जरूरत थी, एड का मतलब होता है मदद की, हमें मदद की जरूरत थी। एंड आई शुड हेल्प माई स्टाफ टू, यानी कि मुझे जो है अपने स्टाफ की भी तो मदद करनी चाहिए। ये एक डॉक्टर है ना, तो वो ये सोच रहा है कि हमको वहाँ जाने चाहिए, हमें मदद की ज़रूरत है और मुझे अपने स्टाफ की भी मदद करनी चाहिए। दो दिस मेड सेंस टू मी देन, और तब मुझे ख्याल आया कि आई वंडर हाउ आई कुड, कि अब ये मेरे मन में ख्याल आया कि आखिर मैं कैसे जो है कि मदद कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे तो वो खुद ही जख्मी पड़ा हुआ था डॉक्टर, तो वो कैसे मदद कर पाएगा। माई लेग्स गेव वे, माई लेग्स गेव वे का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मेरी टांगों ने जवाब दे दिया। आई सैट ऑन द ग्राउंड, अब टांग जवाब दे देगी तो आदमी कैसे चल पाएगा, तो आई सैट, मैं बैठ गया। डाउन ऑन द ग्राउंड यानी कि जमीन पर बैठ गया। थर्स्ट सीज्ड मी, अब क्या हुआ कि थर्स्ट ने, प्यास ने मुझे जकड़ लिया। बट नो वाटर कुड बी फाउंड, लेकिन पानी कहीं आसपास नहीं मिला। एक तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि पानी कहीं आसपास अगर हो तो वो तो इवेपोरेट कर जाता है, और अगर मिलेगा भी तो कैसा मिलेगा, सारा पॉल्यूटेड मिलेगा, तो कोई पानी मिला नहीं पीने के लिए। माई ब्रीथ वॉज शॉर्ट, यानी कि अब वो छोटी छोटी सांसें ले रहा था। बट बिट बाई बिट माई स्ट्रेंथ सीम टू रिवाइव, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा करके ऐसा लग रहा था कि उसकी ताकत जो है कि फिर से वापस आ रही थी। एंड आई गॉट अप एट लेंथ, इसका मतलब होता है कि आखिरकार क्या हुआ, वो फाइनली वो जो है कि खड़ा हो गया, अपने पैरों पे उठ खड़ा हुआ। आई वॉज स्टिल नेकेड, यानी कि अभी भी उसके बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, जैसे कि उसने बताया कि जब वो गार्डन में गया तो उसके कपड़े सारे गायब हो चुके थे, है ना, वो आग की वजह से। बट आई फिल्ट नो शेम, लेकिन अब कोई शर्म उसको नहीं आ रही थी। दिस थॉट डिस्टर्ब मी सम वॉट टिल आई केम अपॉन अ सोल्जर स्टैंडिंग साइलेंटली, अब ये जो ख्याल है कि भाई मेरे बदन पे कपड़ा नहीं है फिर भी मुझे शर्म नहीं आ रही है, तो ये जो थॉट है
इस सोच ने इसको डिस्टर्ब किया समवॉट, थोड़ा सा, टिल, जब तक कि एक सोल्जर उससे इसका सामना ना हुआ, है ना। टिल आई केम अपॉन अ सोल्जर, एक सोल्जर से सामना हुआ, स्टैंडिंग साइलेंटली, जो बिल्कुल खामोशी से खड़ा था। हु गिव द टॉवेल अराउंड हिज नेक टू मी, जिसने क्या किया, टॉवेल, तौलिया दे दिया, जो उसके गर्दन की तरफ पड़ी हुई थी वो मुझे दे दिया। गर्दन पे तौलिया थी तो वो उसने मुझे दे दिया। माई लेग्स, यानी मेरी टांगे, स्टिफ विथ ड्राइड ब्लड, यानी कि कड़ी हो रही थी, स्टिफ हो रही थी विद ड्राइड ब्लड, अब खून से सूख रही थी तो वो कड़क हो रही थी। रीबिल्ड, यानी कि उन्होंने विद्रोह कर दिया। आई सेड, मैंने कहा। विद्रोह कैसे करना होगा, जैसे कि अभी उसने देखा आपने कि बिट बाय बिट उसको थोड़ा सा एनर्जी आई थी, स्ट्रेंथ आया था और वो अपने पैरों पर फिर खड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही खून सूखने लगा तो खून सूखने के साथ उसके पैर कड़े होने लगे, यानी कि उसके पैरों ने फिर से विद्रोह कर दिया। मैंने कहा टू योकोसेन, अपनी बीवी से, शी मस्ट गो ऑन अहेड, कि उसको आगे जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो वो उसकी टांगे खराब हो चुकी हैं तो भाई वो तो जा नहीं सकता, तो इसीलिए अपनी बीवी को कह रहा है कि जाओ, कम से कम तुमको तो आगे बढ़ के जाना चाहिए। शी डिड नॉट विश टू, बट इन आवर डिस्ट्रेस व्हाट चॉइस हैड वी, तो ऐसा तो वो चाहती नहीं थी कि भाई अपने पति को छोड़कर कहीं जाए, लेकिन ऐसी मुसीबत में, ऐसी परेशानी में आखिर क्या ही कोई चॉइस बची हुई थी, और कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं था जाने के अलावा। तो अक्सर होता है कि जिसकी जान बच सकती है उसकी जान बचा ली जाए, तो यहाँ पे अब दोनों ही जो है कि इतनी बुरी हालत में थे, तो कम से कम वो तो अपने टांगों पे खड़ी थी, तो यहाँ पे वो उसको बोलता है कि भाई कम से कम तुम ही चली जाओ, कम से कम तुम्हारी ही जान बच जाए। अ ड्रेडफुल लोनलीनेस, यानी कि एक भयानक सा अकेलापन, केम ओवर में, उसने मुझे घेर लिया। व्हेन शी हैड गॉन, अब भाई बीवी को भेज तो दिया, लेकिन जब बीवी चली गई तो इसको क्या हुआ, एकदम बिल्कुल भयानक सा अकेलापन महसूस हुआ। माई माइंड रैन एट हाई स्पीड, तो मेरा जो दिमाग है वो तो बिल्कुल हाई स्पीड के साथ दौड़ रहा था, है ना, अपनी बीवी के पीछे पीछे जा ही रहा होगा, उसका दिमाग तो चल ही रहा था, तेज दौड़ रहा था। माई बॉडी क्रिप्ट बिहाइंड, लेकिन उसका शरीर क्या था, पीछे रेंग रहा था। भाई शरीर हाथ से तो अपाहिज हो गया था, दिमाग का क्या है, दिमाग तो दौड़ेगा ही चारों तरफ, तो दिमाग तो हाई स्पीड पे दौड़ रहा था, लेकिन उसकी जो बॉडी थी वो पीछे पीछे रेंग रही थी। आई सॉ द शेडोई फॉर्म ऑफ द पीपल, शेडोई फॉर्म मतलब आकृतियां देखी लोगों की, मतलब इंसान की तरह नहीं लग रहे थे, इंसान की आकृति जैसे होती है, परछाइयां जैसे होती हैं, वो चलती फिरती उसको दिख रही थी। सम वेयर घोस्ट, कुछ तो ऐसे थे जो जैसा लग रहा था कैसे कि वो, तो यहाँ पे देखो कुछ तो ऐसे थे जो भूत लग रहे थे। सम स्केयर क्रोज, स्केयर क्रोज क्या होता है, जैसे लकड़ी दो लगा दी जाती है खेतों में, जब वो कोई चिड़िया वगैरह होती है या कोई नुकसान पहुंचाता है, पक्षी वगैरह, तो ऐसे लकड़ी लगा दी जाती है, उसके ऊपर मटका रख दिया जाता है लकड़ी के ऊपर, और मटके के ऊपर दो आंखें और मुंह ऐसे बना दिया जाता है, और इसको जो है कपड़ा पहना दिया जाता है ना, कि ऐसा लगे कि मानो कोई आदमी हो, है ना। तो इस तरीके का बना के लगा दिया जाता है, और खेतों में मूर्ति टाइप से कह सकते हो तुम इसको, बनाया जाता है। इसी को स्केयर क्रोज कहा जाता है, कि जिसको देख के लगे जानवरों को और पक्षियों को कि कोई व्यक्ति खेत के अंदर है, वो जाने से डरे। तो कुछ घोस्ट दिखाई दे रहे थे, कुछ इस तरह से स्केयर क्रोज दिखाई दे रहे थे। ऑल वेयर वर्डलेस डम, यानी कि बिना शब्द के सब कैसे थे, सब के सब गूंगे थे, कोई बोल नहीं रहा था। आर्म्स स्ट्रेच्ड स्ट्रेट आउट, शोल्डर टू डैंगलिंग हैंड। अब देखो ये जो लोग थे ना, इन लोगों ने क्या किया हुआ था कि इन लोगों ने अपने हाथ जो है फैला रखे थे, ऐसे ऐसे हाथ ऐसे लटकाए हुए ऐसे फैला रखे थे शोल्डर से। अब ऐसा क्यों किया हुआ था वो भी देखो आगे बता रहा है। डैंगलिंग हैंड यानी कि हाथ यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है, लेकिन ये ऐसे ये इन्होंने शोल्डर जो है कि के साथ इसे ऐसे फैला रखा था। इट टुक सम टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड, थोड़ा सा वक्त लगा मुझे समझने में ये चीज कि क्यों ये स्केयर क्रोज की तरह है इस तरीके से। द फ्रिक्शन ऑन देयर बर्न्स कॉस्ट सो मच पेन, क्योंकि ये हाथ अगर यहाँ शरीर पे लगेंगे, ये हाथ ये शरीर से टच होंगे, तो जो फ्रिक्शन होगा ना, ये फ्रिक्शन क्या करेगा, घर्षण की वजह से बहुत ज्यादा बॉडी से तकलीफ होगी। इसीलिए इन लोगों ने क्या किया हुआ था, शरीर से हाथों को दूर रखा हुआ था। तो इस तरह से ये स्केयर क्रोज की तरह चल रहे थे। दे फियर टू चेप फ्लेश अगेंस्ट फ्लेश अगेन, यानी कि वो फिर से
जो मांस है ना, मांस को फिर से मांस से टकराने से वो जो है डर रहे थे, क्योंकि मांस फिर से मांस से टकराएगा तो क्या होगा, बहुत सारा पेन होगा, क्योंकि बर्न वाला कंडीशन है। बर्न वाले कंडीशन में मालूम ही है पूरा का पूरा ब्लिस्टर वगैरह आ जाता है, तो इसीलिए मांस से मांस को टकराने में ये लोग बिल्कुल डर रहे थे। Those who could shuffled in a blank parade towards the hospital, और जो कोई भी, shuffled का मतलब होता है आगे बढ़ना, आगे बढ़ सकते थे इन ब्लैंक पैरेड। ब्लैंक पैरेड मतलब कि बिना किसी वजह के पैरेड, पैरेड मतलब जैसे देखा होगा 15 अगस्त 26 जनवरी या फिर किसी ऐसे मौके पे पैरेड किया जाता है, तो वैसे में जो कोई बढ़ सकता था ब्लैंक पैरेड में, वो बढ़ रहा था। कहाँ बढ़ रहा था, टूवर्ड्स द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल की तरफ बढ़े जा रहे थे। आई सॉ, मैंने देखा। डिसमेड, डिसमेड का मतलब होता है घबराए और परेशान हुए। अ वोमेन विथ अ चाइल्ड स्टैंड इन माई पाथ, एक औरत को देखा, विथ अ चाइल्ड, एक बच्चे के साथ, जो कि मेरे रास्ते में खड़ी थी। बोथ नेकेड, माँ और बच्चे दोनों के ही बदन पे कपड़े नहीं थे। हैड दे कम बैक फ्रॉम द बाथ, क्या ये नहाकर आए हैं, कि नहाकर आता है तो आदमी के बदन पे कपड़े नहीं होते हैं, तो क्या ये नहाकर आए थे, ये सवाल कर रहा है खुद से। आई टर्न माई गेज, मैंने अपनी नजरें वहां से हटा लिया। भाई शरीफ आदमी है, कोई भी है, इस तरह का दृश्य देखेगा अपनी नजर हटा लेगा। बट वॉज एट अ लॉस, यानी कि लेकिन मैं अवाक रह गया, मानी हक्का बक्का रह गया। तो यहाँ पे यह अवाक रह गया, हक्का बक्का रह गया। दैट शी शुड स्टैंड द स्टिक, एक औरत को ऐसे खड़ा होना चाहिए। टिल आई केम अक्रॉस, जब तक कि मेरा सामना ना हुआ। अ नेकेड मैन, एक नंगे आदमी से, कि मतलब इसके बाद, उस औरत के बाद इसका सामना किससे हुआ। उस औरत के बारे में सोच ही रहा था कि कैसे वो बिना कपड़ों के खड़ी है और क्या एक औरत को ऐसा होना चाहिए। तब तक जो है कि उसका सामना किससे हुआ, एक नेकेड मैन से, यानी एक आदमी जो कि बिना कपड़ों के था। एंड नाउ द थॉट अराउज, यानी कि अब उसके मन में ये विचार पैदा होता है कि दैट सम स्ट्रेंज थिंग हैड स्ट्रिप्ड अस ऑफ आवर क्लोथ, यानी कि कुछ तो अजीब चीज है जिसने क्या किया है, जुदा कर दिया है, स्ट्रिप कर दिया है हमारे कपड़ों को, हमारे जिस्म से, हमारे बदन से हटा दिया है कपड़ों को। तो अभी तो वो औरत को देख के हैरत में था, फिर आदमी को देख के हैरत में था, वो खुद भी बिना कपड़े के था। तो अब उसके दिमाग में आ रहा है कि कोई तो अजीब चीज ऐसी हुई है जिसने हमारे बदन से हमारे कपड़ों को जुदा कर दिया है। द फेस ऑफ एन ओल्ड वोमेन ऑन द ग्राउंड, यानी एक बूढ़ी औरत का चेहरा जमीन के ऊपर। वॉज मेल्ड, मेल्ड का मतलब होता है बिगड़ जाना, भयानक दिखना, खराब लगना। विथ सफरिंग, विथ सफरिंग यानी कि दुख के साथ, पीड़ा के साथ, कष्ट की वजह से उसका एकदम चेहरा वगैरह बिगड़ गया था। बट शी मेड नो साउंड, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं की, बिल्कुल मतलब वो शांत थी। तो यहाँ पे दर्द में, पीड़ा में देखो आदमी अक्सर होता क्या है कि चिल्लाता है, लेकिन यहाँ पे ये औरत जरा सा भी साउंड नहीं कर रही थी। द साइलेंस वॉज कॉमन टू अस ऑल, यानी जो हम सब में जो कॉमन सी बात थी, जो बात आम थी, वो क्या थी, खामोशी। सब बिल्कुल चारों तरफ क्या थे, खामोशी थी। आई हर्ड, मैंने सुना। नो क्राइज ऑफ एंगेज, यानी दर्द और पीड़ा की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। आई हर्ड नो क्राइज, कोई आवाज, चीखना चिल्लाना कुछ भी नहीं सुनाई दिया। और अ सिंगल वर्ड, या फिर एक शब्द, यानी कि पीड़ित तो सब थे लेकिन किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, चारों तरफ सिर्फ खामोशी ही खामोशी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।